हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, कंसेप्ट जो रिवेन्यू का हमने कवर किया है, प्राइस एनालिसिस करते समय कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है जो देखेंगे रिवेन्यू की। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, कंपेरेटिव स्टडी की थी रिवेन्यू कर्व की, अलग अलग मार्केट के अंदर की कैसे उसका रिवेन्यू कर्व का शेप रहता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस आता है रिवेन्यू कंसेप्ट का प्राइस एनालिसिस के अंदर, वो आता है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या बताता है, कहते हैं कि ये जो फॉर्म कंसेप्ट है टोटल रेवेन्यू का, दैट ए फर्म लर्न्स वेदर इट विल गेन मोर प्रॉफिट बाय रेजिंग और लोअरिंग द प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, और इट विल हैव नो प्रॉफिट एट ऑल बाय अफेक्टिंग चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस में कैसे पता चलता है कि चेंज इन प्राइस की देखती है एक फर्म कि अगर प्राइस को बढ़ाती है क्या उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा फर्म का, अगर प्राइस को कम करती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्म के टोटल रेवेन्यू के ऊपर, अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं करते तो क्या प्रॉफिट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा, ये देखा जाता है एक फर्म द्वारा। यानी कि ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो होती है फर्म की, उसको देखा जाता है कि टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसको फ़ायदा होगा, किस चीज़ का फ़ायदा होगा, या तो प्राइस को बढ़ा दे या कम कर दे, या फिर कोई भी चेंज है जो प्राइस के अंदर ना करे। अगर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है प्राइस को कम करने से, मतलब क्या है कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे प्राइस में चेंज करने से डिमांड है जो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं टोटल रिवेन्यू बढ़ गई है जैसे प्राइस को कम किया, क्योंकि इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या कहते हैं कि प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो यहाँ पे इस केस में इलास्टिक डिमांड है, देन इट विल बी प्रॉफिटेबल टू लोअर द सेम। तो यहाँ पे फर्म को प्राइस को कम करना क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। दूसरी तरफ कहते हैं अगर टोटल रिवेन्यू बढ़ गई है रेज करके प्राइस पर यूनिट को, अगर प्राइस पर यूनिट को बढ़ा दिया जिससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहाँ से पता चलता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन इलास्टिक है, यानी कि प्राइस महंगा कर दिया फिर भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक है, क्योंकि डिमांड में वो उतना चेंज नहीं आया जितना प्राइस में चेंज है जो आया है। देन इट विल बी प्रॉफिटेबल टू रेज द सेम। तो इस केस में क्या करेगी फर्म, प्रॉफिट को बढ़ा देगी। कहते हैं इफ चेंज इन प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू, अगर प्राइस में चेंज करने से टोटल रेवेन्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देन इट विल नॉट बी द वर्थ वाइल फॉर द फर्म आइदर टू रेज और लो द सेम। तो यहाँ पे फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे प्राइस को बढ़ाए चाहे कम करे, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट है जो नहीं पड़ता। ओवरव्यू समझते हैं इसका। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिक है, यानी कि चेंज हो जाती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे प्राइस में चेंज करते हैं, प्राइस में चेंज किया तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर पड़ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस केस में, इलास्टिक डिमांड के केस में फर्म ने क्या किया, प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो कम कर दिया, प्राइस को कम करके क्या किया, सेल को बढ़ा दिया। प्राइस कम करने से सेल क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से जो फर्म का टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फर्म को प्राइस कम करना क्या रहा, बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या मिला, उसको टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है, और फर्म को क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है। तो इलास्टिक डिमांड के केस में फर्म क्या करते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं, जिससे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक यानी कि इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा अगर चेंज कर दिया जाता है प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे फर्म क्या करेगी, जो प्राइस पर यूनिट होता है, प्राइस पर यूनिट वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि पता है कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा, चाहे महंगा बेचे चाहे सस्ता बेचे, ये पॉसिबल होता है मोनोपोली के केस में। तो यहाँ पे जो प्राइस होते हैं पर यूनिट फर्म बढ़ा देती है, जिससे फर्म की सेल क्या होती है, यानी कि जो टोटल रिवेन्यू क्या होती है वो बढ़ जाती है। टोटल रिवेन्यू क्या जाता है, फर्म का बढ़ जाता है। टोटल रिवेन्यू बढ़ जाता है तो यही फर्म को चाहिए होता है, टोटल रिवेन्यू क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होते हैं, तो उस केस में फर्म प्राइस पर यूनिट को बढ़ा देती है, जिससे उसका टोटल रिवेन्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट केस आता है कि अगर टोटल रिवेन्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चाहे प्राइस को बढ़ा दे फर्म चाहे प्राइस को कम कर दे, तो यहाँ पे उसके पास चॉइस है, चाहे बढ़ाए चाहे कम करे, क्योंकि टोटल रिवेन्यू के ऊपर कोई भी फर्क है जो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे टोटल रिवेन्यू के ऊपर है जो प्राइस का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल रिवेन्यू कंसेप्ट है जो प्राइस एनालिसिस के ऊपर है जो मतलब हेल्प करता है, क्योंकि हमने टोटल रिवेन्यू को देखा और उसका से हमने प्राइस का जो मतलब इसको डिटरमाइन किया, प्राइस को एनालाइज किया,
नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कहाँ पे संतुलन में होंगे। कंसेप्ट जो मार्जिनल रिवेन्यू का वो हेल्प करता है फर्म का ये जानने में कि कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, यानी कि कौन सी कंडीशन पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहीं पे वो संतुलन में आ जाएगी। एक फर्म होती है इक्विलिब्रियम में तब होती है जब वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को इस पॉइंट पे जाकर के जहाँ पे उसका मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट के। जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गए वहीं पे फर्म क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और वहीं पे क्या उसका इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एस्टिमेट कर पाना प्रॉफिट और लॉस को। एक जो फर्म होती है वो यूज़ करके कंसेप्ट है जो एवरेज रेवेन्यू कंसेप्ट को यूज़ करके फर्म कैलकुलेट कर लेती है प्रॉफिट या लॉस को। कैसे करती है इसको समझते हैं अब हम। एक फर्म को प्रॉफिट या फिर लॉस जानने के लिए ज़रूरी है दो चीज़ों की नॉलेज होना। किसके बारे में? एवरेज रेवेन्यू के बारे में और एवरेज कॉस्ट के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। अगर एक फर्म के पास एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा आ गई है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि रेवेन्यू तो ज़्यादा है कॉस्ट क्या कम है, तो यहाँ पे फर्म क्या कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो ले रही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो फर्म को हो रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर मान लेते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कम आ गई है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि रेवेन्यू तो कम है खर्चे कॉस्ट क्या हो गई ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे फर्म क्या कर रही है लॉस सफ़र कर रही है। अगर मान लेते हैं कि फर्म को एवरेज रेवेन्यू जितना उतना ही एवरेज कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे फर्म क्या है नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में है कि फर्म क्या कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है, जितना कमाया उतना ही क्या होगा फर्म का खर्च हो गया है। अब यहाँ पे इस तरीके से एवरेज रेवेन्यू कंसेप्ट का यूज करके फर्म ने क्या किया प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन का जो पता किया। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था कि किस तरीके से हमारे पास एवरेज रेवेन्यू रोल प्ले करती है प्राइस एस्टिमेशन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।